दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां लोगों ने सरकारी गेहूं लेकर पहुंचे एक ट्रक को ही लूट लिया। मतलब यह कि अनाज के एक एक दाने के लिए वहां लूट मची है, क्योंकि महंगाई की वजह से वहां के लोगों की जेब खाली हो चुकी है। अनाज और सब्जी तो छोड़िए, लोग बच्चों के लिए दूध तक नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके पास न खाना बचा है और न ही बाजार से खाना खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में वहां के लोग खाने के लिए लूटपाट और मारामारी पर उतर आए हैं। इसी बीच पाकिस्तान में मची लूटपाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सड़क पर खड़े एक ट्रक से लोगों की भीड़ गेहूं की बोरियां लूटती दिखी। वीडियो में कुछ लोग गेहूं की बोरी के लिए मारपीट तक करते नजर आए। हालांकि इस दौरान एक आदमी लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी और जिसे भी मौका मिला वो ट्रक से गेहूं की बोरी लेकर चलता बना। आरोप है कि गेहूं की बोरियां लूटने के दौरान लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और मजदूरों के साथ मारपीट भी की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां हालात बेकाबू हो गए। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में लोगों की भीड़ गेहूं की बोरियों से लदे ट्रक को घेर कर खड़ी दिखी। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं, जो किसी भी तरह गेहूं की बोरियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लाहौर शहर के एक इलाके का है, लेकिन पाकिस्तान में अनाज लूटने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद से लेकर कई दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें लोग खाने पीने की चीजों के लिए लूटपाट और लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। वहां न सिर्फ आटे की कमी है, बल्कि आसमान छूती महंगाई की वजह से दाल, सब्जी, तेल और फल लोगों के बजट से बाहर हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान को कई देशों से मदद भी भेजी गई है, लेकिन आरोप है कि वहां के अधिकारी विदेशों से मिल रही मदद और राहत सामग्री को भी डकार जा रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसी महीने रूस ने पाकिस्तान पर तरस खाकर करीब 50,000 टन गेहूं मदद के तौर पर भेजा था, लेकिन आरोप है कि वो गेहूं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से पहले ही सिंध में चोरी हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने 67 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन चोरी हुआ गेहूं कहां गया, इसकी खबर नहीं लग पाई, जबकि पाकिस्तान को इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो बलूचिस्तान और सिंध के लोगों की भूख मिटा सके, क्योंकि इन दोनों प्रांतों में लोग खाने पीने की चीजों की कमी से तंग आकर खुदकुशी तक करने लगे हैं। इस बीच आर्थिक रूप से तबाह हो चुके पाकिस्तान में लोगों ने आरोप लगाया कि वहां की सेना रोज हजारों लीटर ईंधन बर्बाद कर रही है, जबकि पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से तेल का भारी संकट है और पेट्रोल डीजल के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। पाकिस्तान में कहीं कहीं तो पेट्रोल और डीजल की इतनी किल्लत है कि पेट्रोल पंपों पर लोग घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। इस बीच लोगों का गुस्सा तब भड़क गया जब पाकिस्तान की सेना ईंधन की बर्बादी करने लगी। वहां 23 मार्च को हर साल पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, जो भारत के गणतंत्र दिवस की ही तरह है। यानी इस दिन पाकिस्तान की सेना परेड और एयर शो का आयोजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। लेकिन कंगाली की वजह से इस बार शहबाज शरीफ सरकार ने इस कार्यक्रम को सिर्फ प्रतीक के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, ताकि उससे पैसे बचाकर वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन इस फैसले के बावजूद पाकिस्तान की सेना ने अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं की। वहां रोज टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाकू विमानों से अभ्यास किया जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी ही सेना को कोसने लगे। उनका आरोप है कि सेना को लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं और इसी वजह से हर दिन करोड़ों पाकिस्तानी रुपयों के ईंधन की बर्बादी की जा रही है। इसके अलावा लोगों की नाराजगी इस बात पर भी है कि लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस की वजह से पाकिस्तान की अहम एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, जिससे यात्री विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और इसकी वजह से ईंधन की भी बर्बादी हो रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार के पेट्रोल और आटे पर सब्सिडी के ऐलान पर IMF भड़क गया। उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने इस बारे में IMF से कोई सलाह नहीं ली। मतलब सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF उसके इस फैसले से खुश नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल पर 50 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वहां की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरकारों ने आटे पर 73 अरब पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है, जिस पर IMF भड़क गया, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में उससे कोई सलाह ही नहीं ली और अगर गरीबों को राहत देने के चक्कर में फिर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो IMF पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देगा। यानी सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने खुद मुसीबत ले ली, जिससे IMF से मदद मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो सकती है। इधर PM नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। पिछले हफ्ते आई सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट में 9 लोग दोषी पाए गए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब के DGP रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय समेत 3 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। पिछले साल जनवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान फिरोजपुर में प्रचार के लिए गए थे, तब प्रदर्शनकारियों की वजह से उनके काफिले को बीच सड़क पर रोकना पड़ा था। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को परमाणु बम के वार से मिटा देने की धमकी दे दी। दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, इसी वजह से वो पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर बुरी तरह भड़क गए।
और इसी गुस्से में उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दे दी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकाया कि उसे एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा और वो कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल हॉलैंड के द हेग शहर में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर आसानी से दाग सकता है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम लेकर जाने वाली कई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। सरमात, ज़रकॉन और यार्स जैसी मिसाइलों का दम रूस कई बार पूरी दुनिया को दिखा भी चुका है। और माना जा रहा है कि दिमित्री मेदवेदेव अब उन्हीं मिसाइलों का डर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। और यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर आरोप लगाया कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण करके रूस ले जाया गया, जिसका मतलब यह कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण के मामले में शामिल हैं। लेकिन इस वारंट का पुतिन के ऊपर जरा भी असर नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने इसके बाद क्राइमिया और मारियोपोल का दौरा किया। क्राइमिया 2014 से ही पुतिन के कब्जे में है, जबकि यूक्रेन के मारियोपोल पर रूसी सेना ने पिछले साल 24 फरवरी को किए गए हमले के 3 महीने बाद ही अधिकार कर लिया था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए पुतिन उसी यूक्रेन में पहुंच गए जहां से बच्चों को अगवा करवाने का आरोप उन पर लगा है, क्योंकि पुतिन को भी मालूम है कि उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का उन पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, जिसकी वजह से रूस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं और उन देशों में पुतिन गए तो वहां की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी सदस्य देश के लिए उसके आदेश को मानना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने इस गिरफ्तारी वारंट को जरा भी भाव नहीं दिया, लेकिन उन पर लगाए गए आरोप से पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी जरूर हो गई, जिसने उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव को गुस्से से भर दिया। और उन्होंने धमकी दे दी कि नॉर्थ सी में मौजूद रूस के जंगी जहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई तो हॉलैंड में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। इधर एक दिन पहले आई भारी गिरावट के बाद हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग और एनर्जी के शेयरों में रही। और पहले दिन की गिरावट के बाद सुबह के वक्त बाजार तेजी के साथ खुला। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 446 अंकों की बढ़त के साथ 58,074 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंकों के उछाल के साथ 17,000 के ऊपर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कीव दौरे के बीच रूस ने जापान सागर में अपने बॉमर भेज दिए। जापान खुलकर यूक्रेन का पक्ष लेता रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जापान पहला ऐसा एशियाई देश था जिसने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया था। और अब उसके प्रधानमंत्री खुद यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर रहे हैं, वो भी तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जापान के इसी कदम ने रूस को भड़का दिया और उसने जापान को डराने के लिए अपने बॉमर भेज दिए। खबर के मुताबिक रूस के 2 Tu-95MS ने जापान की हवाई सीमा के करीब जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस के ये बॉमर परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और कहा जा रहा है कि रूस ने जापान सागर में इन्हें उड़ाकर सीधा फुमियो किशिदा को संदेश दिया कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले देशों का हाल भी बुरा कर सकता है। हालांकि जब से जंग शुरू हुई है, जापान हमेशा रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है। और इस बार भी उसके प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा तब कीव का दौरा कर रहे हैं जब एक रोज पहले ही मॉस्को में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में यूक्रेन पहुंचकर वो न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से जापान की दुश्मनी जग जाहिर है। जापान का चीन और रूस के साथ पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है, जिसकी वजह से रूस और चीन मिलकर जापान को घेरने में जुटे हैं। पिछले साल के अंत में तो दोनों देशों ने जापान सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की थी, लेकिन अब जापान भी चीन और रूस के खिलाफ खुलकर खेल रहा है, जिसके लिए फुमियो किशिदा ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इतना ही नहीं, जापान ने एक भारी भरकम रकम देकर यूक्रेन की मदद भी की थी। और अब तो खुद जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर हैं, जिससे चिढ़े रूस ने अपने बॉमर जापान सागर में उड़ाए।